Friction also called as frictional force. So that means if people is writing friction is equal to frictional force, somebody asks you what is its international unit, because the word force is connected, every force have same unit, and that unit is Newton. So frictional force is called frictional force. Second learning point, capital N, meaning Newton, meaning it is the SI unit of friction. SI unit of friction. तो बच्चा सोचता है सर व्हाट डू यू मीन यूनिट? यूनिट का मतलब है बेटे, अगर हमने फ्रिक्शन को चेक करना हो कि वो ज्यादा है या कम है और उसको न्यूमरल्स में लिखना हो, तब हमें इसको मापने के लिए यूनिट चाहिए होता है, यानी फ्रिक्शन विल बी मेंशन्ड इन न्यूटन। दूसरा बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध को मापने के लिए लीटर चाहिए होता है, लीटर इज अ यूनिट। लेंथ को मापने के लिए मीटर चाहिए होता है, मीटर। यस। मास को मापने के लिए किलोग्राम यूनिट है। उसी तरह से फ्रिक्शन एक फोर्स है और किसी भी फोर्स को मापने के लिए इंटरनेशनल यूनिट न्यूटन यूज होता है। गॉट इट? एक चीज और बताना चाहूंगा बेटे, इसके बिना, न्यूटन के बिना एक और यूनिट भी पॉपुलर है फ्रिक्शन का, वो भी 32 कंट्रीज में चलता है, और ये तो पूरे दुनिया में चलता है, सारी कंट्रीज में, मोर देन 200 में। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन हैज अनदर यूनिट, another unit another unit is dyne, DYNE, dyne। और सभी बच्चे याद रखेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ dyne। हमने ये पिछली बार कर लिया था। और एक बात और सुनो, शाबाश। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? तो ये पर्टिकुलर बॉडी है एंड इट इज लाइन सर्टन सरफेस। ओके। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जब तक ये पर्सन इस बॉडी को पुश करने के लिए अप्लाइड फोर्स नहीं लगाता, जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगता तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अप्लाइड फोर्स लगने के बाद ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। यानी कोई बच्चा बोले सर अगर ये अलमारी जमीन के ऊपर खड़ी हो और ये लड़का उसको पुश ना करे तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स जीरो बोलेंगे? बिल्कुल सही। आपने लर्निंग पॉइंट है, टिल अप्लाइड फोर्स इज जीरो, सभी बच्चे, टिल अप्लाइड फोर्स is 0, comma frictional force is also 0. Frictional force is also 0. ओके। और अगला पॉइंट देखो, अगर मैंने ग्राफ ड्रा करना हो और एक तरफ मैंने लेना हो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से लिखते हैं, और एक को लेते हैं अप्लाइड फोर्स, और सभी बच्चों ने याद रखना है इनका ग्राफ ऐसे आता है। ये ग्राफ का शेप आपको याद रखना, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां अलमारी और जमीन
एक चीज लोहे की बनी है और नीचे बनी हुई है एक चीज मार्बल की, तो उन दोनों की नेचर पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा सोचे सर मैं यहां पर रबड़ का ब्लॉक रख दूं और नीचे मैं रख दूं कांच, तो क्या फ्रिक्शन अलग हो जाएगी? बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर बच्चा बोले सर मैं यहाँ लकड़ी का ब्लॉक रख दूं और नीचे लेदर रख दूं, लेदर या रबड़ रख दूं, तो फ्रिक्शन अलग हो जाएगी। बिल्कुल। कौन से दो सरफेसेस आपस में टच करते हैं, उनकी नेचर पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। ओके, तो आप बोलोगे शाबाश, फ्रिक्शन वैल्यू यानी ज्यादा है कि कम, डिपेंड्स अपॉन, शाबाश सभी बच्चे लिखो, नेचर ऑफ टू सरफेसेस, nature of two surfaces sliding against each other, sliding against each other। एक पॉइंट और देखो, अगर ये लकड़ी का ब्लॉक जमीन से अलग हो जाए, यानी लकड़ी के ब्लॉक और जमीन के बीच में एयर गैप आ जाए, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से जीरो हो जाता है। यानी जब तक इन दोनों सरफेसेस में जोड़ बना रहता है, कांटेक्ट, तब तक ही फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, वरना एकदम से जीरो हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो लिखोगे लर्निंग पॉइंट 7, लर्निंग पॉइंट 7, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, when there is no contact, नो कांटेक्ट किसमें? दोनों सरफेसेस में, बिटवीन टू सरफेसेस, टू सरफेसेस कॉमा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एकदम से जीरो हो जाए। ये फ्रिक्शनल फोर्स आखिर होता क्यों है बच्चे? सुनो, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, ध्यान से सुनोगे बेटे। अगर मैं इतने हिस्से का मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊं आपको, तो जो सरफेस हमें स्मूथ दिखते हैं, बेसिकली वो जिगजैग होते हैं। जैसे अलमारी का लोअर सरफेस मैंने ऐसे दिखाया। अब जमीन का भी सरफेस दिखाता हूं। जो जमीन का सरफेस है वो इस तरह से, वो भी उबड़ खाबड़ होता है जब हम मैग्नीफाइड व्यू दिखाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये तीखे किनारे एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो जब हम एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रगड़ते हैं, तो यही अटक लगाते हैं और यही फ्रिक्शनल फोर्स बनाते हैं। गॉट इट? तो याद रखना, इन पॉइंटों को बोलते हैं हम इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, और इनका दूसरा नाम होता है कोल्ड बेल्ट्स। तो याद रखना बच्चे, फ्रिक्शन का वाई, वाई फ्रिक्शन अपीयर्स, तो आंसर है प्रेजेंस ऑफ इंटरलॉकिंग पॉइंट्स, इंटरलॉकिंग, इसको टीचर ने अभी अभी कोल्ड बेल्ट भी बोला है। कोल्ड बेल्ट किसके अंदर बेटे? वही दो सरफेसेस जो आपस में रगड़ा लग रहा है, कोल्ड बेल्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ओके, ये था लर्निंग पॉइंट 8। और याद रखना, अगर इस बंदे ने अप्लाइड फोर्स उधर को लगाया, तो अलमारी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उधर को जा रहे हैं, जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करेंगे उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे सर इस केस में अगर फ्रिक्शनल फोर्स अलमारी पे दिखाना है तो इधर को लगेगा, बिल्कुल सही, अलमारी पे। लेकिन अगर जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पूछ ले, तो वो उधर को लगेगा, जमीन के ऊपर। होंगे ये दोनों इक्वल।
अब अलमारी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स और जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो। इस बंदे ने अलमारी को धक्का मारा, अलमारी के वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जमीन के साथ टच में आ रहे हैं वो उधर को स्लिप कर रहे हैं। जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप करें या स्लिप करने की कोशिश करें, उससे विपरीत दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन लेते हैं। इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर अलमारी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेंगे, इधर को, बिल्कुल सही। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फर्श अलमारी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मेरी तरफ लगा रहा है तो अलमारी भी जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, वो अपोजिट होएगी एफ डैश। तो एफ डैश और एफ इक्वल एंड अपोजिट होएगी। जो एफ डैश मैंने लिखा है येलो कलर से वो जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है, जो व्हाइट कलर से मैंने लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स वो अलमारी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट आप लर्निंग पॉइंट लिखो, शाबाश सभी बच्चे। फिर हम असाइनमेंट करेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे लर्निंग पॉइंट 9 इधर बना देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन कॉमा ऑलवेज अपोजिट टू कॉमा ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। यानी मेरे पास जगह कम है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलना चाहिए, मूवमेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ। तो आप कहोगे सर ये जो रेड वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी व्हाइट वाला जो आपने इधर को दिखाया है, ये ऑन एल्मीरा है, बिल्कुल सही। सर ये जो एफ डैश दिखाया आपने ये ऑन फ्लोर है, बिल्कुल सही। तो याद रखना व्हाइट वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो अलमारी के ऊपर लग रहा है और जो जमीन के ऊपर लग रहा है येलो वाला फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश, ये दोनों इक्वल होते हैं। पर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहां पर माइनस का साइन लगा, तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो गए फ्रिक्शनल। इतने सारे पॉइंट है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के असाइनमेंट करने से पहले। जिन बच्चों को ये समझ आ गया 9 के 9 लर्निंग पॉइंट्स, वो जल्दी से हाथ खड़ा कर दो, हरी अप, शाबाश शाबाश। रोज स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, लेजी स्टूडेंट्स नहीं मेरे को चाहिए। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज रेज योर राइट हैंड। रोज के बच्चे बाहर निकलने पड़ेंगे मेरे को। एक हाथ खड़ा होना चाहिए, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड, अगर समझ आ गया तो राइट हैंड। अगर दोनों हाथ नहीं खड़े करें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं उस क्लास को बैन कर दूंगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड गुड। थोड़ा सा मेरे को बच्चे हार्ड बोलना पड़ता है इसलिए क्योंकि मेरे को पता कैसे लगेगा फिर मेरे बच्चों को समझ आया कि नहीं। गॉट इट। इनमें से जो भी पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो आपका कम से कम लिखा हुआ होना चाहिए, लिख लो फटाफट जो भी नहीं आता। ओके, अब सभी बच्चे असाइनमेंट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर दिया था असाइनमेंट। ए ब्लॉक still on the side of a rack is an example of static frictional force, rolling frictional force,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहे हैं बच्चे। 7th क्वेश्चन। मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा, डैफोडिल में हरजोत सिंह। डैफोडिल में हरजोत सिंह, बेटे कम ऑन द माइक। Sir, sixth is also pending. 6 इज ऑल्सो पेंडिंग। ओके, Yes, चलो फिर 6 पे करते हैं। हाँ, ऐसे मेरे को बता दिया करो बेटा। शाबाश। क्योंकि एक टीचर बहुत सारे क्लासेस लेते हैं ना, थोड़ी बहुत गलती लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करते हैं। लुक, an object of weight W is pulled along the rough horizontal surface by a force X। देखो इसमें X गलत दिखाया, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा कवर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज Y। विच डायग्राम, अच्छा, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स इट करेक्टली। ओके, ध्यान से सुनना बेटे। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज लाइंग ऑन दी सरफेस। तो हम ये नीचे सरफेस बना लेते हैं। गॉट इट। अब इस ब्लॉक को जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं लगता तब तक इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ही नहीं। और जो वेट होता है ना, वेट, उसका नियम होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। वेट का मतलब लिख लो सभी बच्चे, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब हो गया जो W है, जिसको उसने वेट लिखा है, वो लिख लेना सभी बच्चे, कभी काम आएगा। ये रोज के बच्चे लिख ही नहीं रहे, गर्ल्स सेंटर में बैठी हैं फर्स्ट बेंच। बेटे व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? सेंट्रल स्टूडेंट्स रोज में, व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? इफ नॉट इंटरेस्टेड लीव द क्लास। लिखो, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसके ऊपर वेट नीचे को लगाने वाली कौन सी डायग्राम है? देखो, ए ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि उसने वेट में वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं दिखाया। अब बी, सी और डी तीनों में वेट नीचे। गॉट इट। अब हम इसमें अप्लाइड फोर्स को उसने बोला है एक्स लिख दिया बेटे, गलती से एक्स को पी कर दो। पी कर दो बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अप्लाइड फोर्स को पी कर दो, पी। अब सभी बच्चों को पता है अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स को डायग्राम में Y लिख दिया उसने, उसको F लिख दो। तो अप्लाइड फोर्स, अब देखो एक डायग्राम में इधर को दिखा रखा है अप्लाइड फोर्स। P stands for अप्लाइड फोर्स। आप मान सकते हो, ध्यान से सुनना, जैसे इस ब्लॉक को कोई बच्चा रस्सी बांध के उधर को खींच रहा है, तो मैं आपसे पूछूं, येलो कलर के ब्लॉक के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो किधर को जाएंगे? आप कहोगे सर येलो कलर के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो जमीन के साथ टच में आ रहे हैं, वो सारे इधर को जाएंगे। जिस तरफ को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन लेनी है। इसका मतलब येलो कलर वाले ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होएगी वो उधर को होएगी जिधर को टीचर ब्राउन कलर का एरो बना रहे हैं। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। बहुत से बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं, सर ऐसे याद कर लो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना, फिर किसी किसी क्वेश्चन में गलत आंसर आ जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना जिधर को अप्लाइड फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, ये गलत हो जाएगा। आपने ऐसे याद करना है जैसे मैं सिखा रहा हूं। अप्लाइड फोर्स लगाने से ये येलो कलर का ऑब्जेक्ट, उसके जो येलो कलर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, जो व्हाइट कलर वाली जमीन के ऊपर घिसर रहे हैं, वो किधर को जा रहे हैं? उधर को। जिधर को वो जाएंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ले। तो आप कहोगे सर ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ? बताओ बेटे, अगर आप सोचते हो सी ऑप्शन सही है तो 3 फिंगर्स, बी ऑप्शन सही है तो 2 फिंगर्स, जल्दी बोलो। डैफोडिल के बच्चे बिल्कुल सही, नंबर 1 मार्क्स। डैफोडिल जीत गया। लोटस, वेरी गुड वेरी गुड, सेकंड। लोटस के बच्चे सभी सही बता रहे हैं। सनफ्लावर, वेरी गुड, सनफ्लावर कम्स थर्ड। रोज के बच्चे सबसे बाद में बता पाए, लेकिन सही है आपका भी, शाबाश। इसका मतलब 6 का बी ऑप्शन, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूं सर, अगर मैंने फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट पे ना पूछ के जमीन के ऊपर पूछा होता, व्हाइट कलर वाली जमीन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लिया होता, तो मैं किधर को दिखाता? तब मैं कहूंगा बेटे, तब फ्रिक्शनल फोर्स उधर को होएगा जिधर को टीचर रेड कलर का एरो बना रही। तो लिख दो, रेड कलर वाला कौन सी चीज है? फ्रिक्शन ऑन फ्लोर। और जो ब्राउन कलर वाली चीज है वो क्या बेटे है? फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन ये दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज बराबर। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी 7th क्वेश्चन। शाबाश। 7th क्वेश्चन में इसके लिए मैं चाहूंगा बेटे, एक बच्चा चाहिए मेरे को, गुरप्रीत कौर। डैफोडिल में, गुरप्रीत कौर, प्लीज कम ऑन द माइक। और अगला बच्चा जो होगा ना, वो रोज में से बुलाऊंगा मैं। रोज जगराज सिंह को अगले क्वेश्चन के लिए रेडी होना चाहिए। अभी बेटे 7th क्वेश्चन में डैफोडिल के बच्चे को बुलाया, वो पढ़ेगा सारा क्वेश्चन, ऑप्शन भी और लाउड, ऊंची आवाज में। A block standing still on the side of a rack is an example of option A rolling friction, option B static friction, option C fluid friction, option D sliding friction. तो इस बच्चे ने बोला सर यहाँ पर ना एक रैक है। आई सेड ओके, रैक खड़ा हुआ है और इसमें सामान रखने वाले ये ब्लॉक्स बने हैं, और इस रैक की साइड के ऊपर एक ब्लॉक है, ये रख देते हैं ब्लॉक। तो बच्चा बोलता है सर जब ये आपस में हिलेंगे तो कौन सी फ्रिक्शन होगी? पहली बात है, रैक के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स का होना जरूरी है। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होंगे दोनों में से किसी के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। मान लीजिए इस ब्लॉक को उधर को खींच रहे, तो ब्लॉक जो है ना रैक के साथ ऐसे रगड़ा लगा के जाता है, रगड़ा लगा के जाता है, लेकिन ये अभी मूव नहीं करा हुआ, वो कह रहा है स्टैंडिंग स्टिल। तो जब भी कोई बॉडी ऐसे स्लाइड करे या करने की कोशिश करे, दोनों में से कुछ भी हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स जरूर अकर करेगा और वो इधर को होएगा। एक शर्त याद रखनी है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स तब बोलेंगे अगर ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर दे। लेकिन अगर ये खड़ा हुआ है जैसे कि क्वेश्चन में है, तब हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो हमेशा याद रखना, वैसे भी एक याद रखना वर्ड, डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो अपने क्वेश्चन में हालांकि अप्लाइड फोर्स लगा हुआ है, लेकिन उसने बोला हुआ है ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज स्टैंडिंग स्टिल। ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रखी है। तो अगर ये स्टिल है तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये ब्लॉक चलता होता तब हम इसको डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते। लेकिन मैं एक बात याद कराना चाहूंगा बच्चों, आपने याद रखना है,
डायनामिक का एक नाम और भी होता है काइनेटिक। दोनों में से कोई भी वर्ड लग सकता है। ये तब लगेगा अगर ब्लॉक मूव कर रहा होता। अब बताओ कौन सी ऑप्शन चूज करोगे सेवंथ में? एक फिंगर, दो फिंगर, तीन, चार, जल्दी बताओ। देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। वेरी गुड, लोटस सबसे पहले छा जाता है भाई, मानना पड़ेगा। और सही है सभी बच्चे का। रोज वाले बच्चे भी इस बार तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डैफोडिल ऑल करेक्ट, शाबाश। तो सेवंथ का बी ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? कविता ट्राइज टू मूव हर साइकिल विद ब्रेक्स ऑन बट was not able to do so because कविता, इसको पढ़ना किसने था? मैंने एक बच्चे को बुलाया था, रोज वाले। कहाँ गया बच्चा वो? रोज पे आ गया कि नहीं बच्चा वो? बेटे शाबाश, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, जल्दी करो। Vita tries to move her cycle with the brakes on but was not able to do so because हाँ, कहता है एक लड़की है कविता जो अपने साइकिल को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसने अपने ही साइकिल की खुद से ब्रेक लगा रखी है। कहता है उसका साइकिल मूव ही नहीं कर रहा आगे को। तो बताओ नीचे लिखी हुई ऑप्शन में से कौन सी, तीन ऑप्शनों में से कौन सी सही है? रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स opposes the motion of the cycle of the road, motion on the road opposes the rolling friction। कौन बच्चा इसमें आंसर बताएगा? शाबाश, कौन बच्चा इसमें आंसर बताएगा? देखो, ये है साइकिल और इस साइकिल में हम ड्रा करते हैं ये पर्सन। ये जो पर्सन इसको पुश कर रहा है वो पर्सन यानी कि कविता इसको लेके तो चल रही है, लेकिन उसने ब्रेक्स भी लगा रखी। तो कविता इसको फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश कर रही है बच्चे। तो टायर जब ब्रेक लगी हुई है तो टायर तो घूम नहीं रहे, व्हील्स तो घूम नहीं रहे। इसका मतलब है ये दोनों टायर्स को इधर को पुश करने की कोशिश कर रही है। अप्लाइड फोर्स इधर को हो गया, ओके। और टायर, अप्लाइड फोर्स में टायर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों टायरों के इधर को जाने की कोशिश करेंगे जिधर को अप्लाइड फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होता है हमेशा? समझदार बच्चा बोलेगा सर आपने बोला था जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करते हैं उससे अपोजिट होंगे फ्रिक्शनल फोर्स दोनों टायरों पे जब ब्रेक लगी हुई है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये पहिए के घूमने से तो आ नहीं रहे, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का तो रोल ही नहीं है यहाँ पर। ये तो घिसरने से आ रहे हैं। जब घिसरने से आते हैं तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। गॉट इट? तो आप इसमें बी ऑप्शन देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजिट द मोशन ऑफ द साइकिल। साइकिल को लड़की इधर को पुश करना चाहती है, इधर को मतलब राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ग्रीन कलर वाले लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो साइकिल के मोशन को अपोज करते हैं, इसलिए फ्रिक्शन साइकिल नहीं चलेगा। ऑप्शन चूज करो, 1 फिंगर, 2, 3, जल्दी बोलो। बेटे रोज के बच्चे मेरे को थोड़े से सुस्त लगते हैं, बाकी तीनों सेक्शंस तो बहुत शार्प है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बी ऑप्शन। मैं चाहता हूं अगली बार रोज के बच्चे सबसे पहले हाथ खड़ा करें जब मैं समझा रहा। शाबाश, जीतना है बेटे, देख लो आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसके लिए मेरे को बुलाना है SF सनफ्लावर में से जशन सिंह। प्लीज कम ऑन द माइक।
सनफ्लावर में से जशन सी। शाबाश बेटे। आपको 9th क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है ऑप्शंस के साथ। The streamlined shape of the vehicle is provided to A. Increase the air friction. B. Increase the area of the vehicle. C. Decrease the air friction. D. Decrease the area of vehicle. सिट डाउन। अब बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर अगर हमारा पानी की बात करते हैं, पहले पानी में समझाऊंगा। अगर हमारा पानी इधर को बह रहा है और पानी के अंदर जाने वाली पनडुब्बी, जिसको सबमरीन बोलते हैं, जो हमारे मिलिट्री के लोग यूज करते हैं, पानी के अंदर छुप छुप के दुश्मन की कंट्री तक पहुंच जाते हैं अटैक करने के लिए, इसको हिंदी में सबमरीन, इंग्लिश में सबमरीन, हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं। इसकी आगे से ऐसी चोंच सी बनाई होती है। जानते हो क्यों बनाई होती है? इसलिए बनाई होती है ताकि जब ये पानी को चीर के उधर को जाए तो पानी इसके ऊपर अटके ना और ऐसे स्लाइड करके जल्दी से निकल जाए। अगर ये सामने से फ्लैट होती तो उधर से पानी इसके ऊपर ऐसे पुश मारता। तो ऐसी शेप को जिसके ऊपर स्लिप करने वाली चीज आसानी से स्लिप कर जाए, ऐसी शेप बनाना, इस शेप को बोलते हैं एरोडायनामिक शेप। सभी बच्चे लिख लो, एरोडायनामिक शेप। अब यही चीज एरोप्लेन में भी होती है। देखो एरोप्लेन की आगे से चोंच बनाई होती है, उसके आगे से हवा आ रही होती है। अगर इधर से एयर आएगी ऐसे, तो हमारा एरोप्लेन जब रनवे के ऊपर भागता है, आप सभी को पता है, तो उसका फ्रंट पोर्शन देखो कितना तिखा सा बनाया होता है ताकि हवा उसको अटक ना लगा सके, जल्दी से स्लिप कर जाए। राइट। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, इसका एक नाम और भी होता है बेटे, एरोडायनामिक शेप को स्ट्रीमलाइन शेप भी बोलते हैं। अब देखो मेरे को क्या कहता है, कहता है हमारा एक व्हीकल है, उसको स्ट्रीमलाइन शेप बता रखी है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है जो गाड़ी थार गाड़ी होती है, महिंद्रा की थार गाड़ी, उसकी शेप ऐसी होती है, देखो फ्लैट सी होती है कि नहीं बच्चे? थार गाड़ी, उधर से हवा आती है, ये जीप उधर को जाता है। लेकिन जो हमारी कार होती है कोई भी कंपनी की, टोयोटा की लगा लो चलो, तो उसकी शेप ऐसे होती है। तो उधर से हवा आ रही। अब सोच के बताना, अगर हवा इधर से आ रही है और दोनों व्हीकल उधर जा रहे हैं, नीचे जा रही है कार, ऊपर जा रही है थार गाड़ी, दोनों में से हवा किसके ऊपर ज्यादा टकराव करेगी और किसके ऊपर ज्यादा अटक लगाएगी? केस नंबर 1 या केस नंबर 2? जो बच्चे कहते हैं सर 1 नंबर के ऊपर ज्यादा अटक लगेगी, वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो 2 कहते हैं तो डबल। शाबाश रोज के बच्चे। ये सेंट्रल लाइन में जो 2 गर्ल्स बैठी है ना सबसे आगे, ये जवाब ही नहीं देती कोई। अब जवाब दिया, शाबाश शाबाश भाई, ये लोटस फिर से जीत गया, मानना पड़ेगा। तो आपने देखा कि सभी बच्चे कहते हैं सर इसमें अटक लगेगी क्योंकि फ्लैट है, इसकी शेप नॉन एरोडायनामिक है, नॉन स्ट्रीमलाइन है। कार की शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन है। इसका मतलब दोनों में से फ्यूल की कंजप्शन थार में ज्यादा होगी। थार में पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा हमारा, कार में पेट्रोल कम लगेगा क्योंकि अटक कम लगी। शाबाश। तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन बताया क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन अब ऑप्शन में बताओ, 9th क्वेश्चन में कौन सा सही करोगे? 1 ए ऑप्शन के लिए, 2 बी ऑप्शन के लिए, 3 फिंगर्स सी ऑप्शन के लिए। जल्दी बताओ। वेरी गुड भैया, इस बार तो रोज को शाबाश देनी पड़ेगी। वेरी गुड, रोज ही फर्स्ट आया इस बार, रोज फर्स्ट आया। सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही।
सभी का सही है, लेकिन रोज फर्स्ट आ गया भाई इस बार, मजा आ गया, ये तो मुकाबला करने लग गए थे बच्चे मेरे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसका मतलब है रोज का सेक्शन जोश में आ गया। 10th क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, आगे ये बताओ, आप खुद से ही बताओ, मैं इसमें मदद नहीं करना चाहता। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, कौन सी ऑप्शन चूज करो? 10th क्वेश्चन, असली मुकाबला, आप बैड टीचर बता ही नहीं रहा कुछ। पहली बात वो कहता है कि जो बॉडी रखी हुई है उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना है उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, कि ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है या कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरे में कहता है नहीं नहीं, इसमें आप कह रहे हो डिपेंड नहीं करती, इसमें आप कह रहे हो कि ये जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है उस पर डिपेंड करती है। और सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। सी ऑप्शन में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। और डी ऑप्शन के में कह रहा है ऑल ऑफ दीज। अच्छा, पहले वाले में एरिया की बात कर रहा है कि डिपेंड नहीं करता, जो कांटेक्ट एरिया। दूसरे में कहता है एरिया पे कांटेक्ट डिपेंड करता है। तीसरे में कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, उसमें चौथे में कह रहा है ऑल दी अबव। शाबाश, चूज करो ऑप्शन। लोटस कह रहा है, मेरे को पता लग गया लोटस का। रोज का अलग आंसर है इस बार। डेफोडिल का अलग आंसर है। सनफ्लावर का क्या है? सनफ्लावर का अलग आंसर। डाउन डाउन डाउन। अब मैं इसका आंसर देने से पहले आपको कुछ समझाऊंगा इधर। देखो बेटे, योर अटेंशन। अगर मैंने इस सरफेस के ऊपर ईंट रख दी है, ईंट, आप कह सकते हो ब्रिक ऑन टेबल, इस ब्रिक को चाहे मैं इस पोस्चर में रखूं चाहे इस पोस्चर में रखूं, सेम ईंट होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में वेट सेम होएगा। वेट का मतलब होता है एक्शन। जमीन, ईंट ने टेबल के ऊपर वेट के रूप में फोर्स लगाया जिसको हम बोलते हैं एक्शन, एक्शन। और न्यूटन का थर्ड लॉ। अब ये टेबल भी जमीन के ऊपर फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन, रिएक्शन। इधर आर डैश मान लेते हैं, इधर आर। अब बच्चे को मैं बताना चाहूंगा बेटे कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ। अब दोनों केसेस में चाहे ईंट ऐसे रख दूं चाहे ऐसे रख दूं, दोनों केसेस में वेट तो सेम ही होएगा। इसका मतलब दोनों केसों में एक्शन सेम है, तो आर और आर डैश भी बराबर होंगे। इसका मतलब रिएक्शन सेम है। अब खास बात, जब तक रिएक्शन सेम हो, जब तक रिएक्शन सेम हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होता है। ये पक्का याद रखना। टिल द रिएक्शन इज सेम उसी बॉडी में, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगा। आर और आर डैश बराबर है, तो चाहे ईंट को ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट फिगर में जिसमें ईंट वर्टिकल रखी है उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, एरिया कम कांटेक्ट में आ रहा है, और इसमें एरिया बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है। टीचर दोनों में फ्रिक्शनल फोर्स सेम कह रहा है। इसका मतलब हुआ कितना एरिया इसका कांटेक्ट में है सेम बॉडी का, इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो इसका ऑप्शन है ए। अब किसी किसी बच्चे को लगता है सर ऐसे क्यों नहीं डिपेंड करती। देखो, जब ऐसे रखा होगा तो ज्यादा इंटरलॉकिंग पॉइंट बनेंगे, अगर वर्टिकल रखा होगा तो कम इंटरलॉकिंग पॉइंट बनेंगे। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं नहीं सर इसमें ज्यादा होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो बच्चे,
अगर इसमें इंटरलॉकिंग पॉइंट हम मान लें 100 है, ऐसे ऐसे करके इंटरलॉकिंग पॉइंट मान लो 100 है, लेकिन क्या प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो वेट के रूप में आएगा, लेकिन एरिया ज्यादा हो गया बच्चे, इसमें एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, ऐसे नीचे को दबाव। जब प्रेशर कम हो गया तो एक इंटरलॉकिंग पॉइंट की ताकत कम होगी है। हालांकि इंटरलॉकिंग पॉइंट्स ज्यादा है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। अब इधर देखो, छोटा एरिया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो वही है वेट, लेकिन एरिया छोटा हो गया। एरिया छोटा होने से प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो दबाव ज्यादा बढ़ गया। तो हालांकि इंटरलॉकिंग पॉइंट कम है, मान लो 20 इंटरलॉकिंग पॉइंट है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। दोनों चीजें मैटर करती हैं, इसलिए कोई बच्चा कंफ्यूज ना करे अपने आप को कि यहाँ इंटरलॉकिंग पॉइंट ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। नो, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरलॉकिंग पॉइंट भी मैटर करती है। और असली बात ये याद रखनी है आपने, जब तक एक्शन सेम है, यानी कि वेट, न्यूटन थर्ड लॉ, तब रिएक्शन भी सेम है। तो इधर वाला रिएक्शन आर और इधर वाला आर डैश बराबर है। और जब तक रिएक्शन सेम है, टीचर कह रहा है, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स सेम है। तो ईंट को ऐसे रखो, ऐसे रखो, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम बॉडी। समझ आया? जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे। ये वाली बात ध्यान से, ये वाली बात आप तो अभी 8th क्लास में है, मैं एक दिन 11th के बच्चे को पूछी, वो भी नहीं बता सके। तो अगर आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, डोंट वरी एट ऑल, इट वाज ए टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, assertion, it takes much longer time and distance to stop a moving ship in water than moving car on the road. Reason, frictional force on water is much lesser than, so yes। देखो बेटे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन। कहता है जो शिप है ना, शिप, ये शिप जा रहा है बेटे, तो जब इसको रोकना होता है तो इसको फ्रिक्शन कौन देगा? पानी देगा। तो ये रुकते 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 ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा। लेकिन जो इसके मुकाबले कार सड़क पे चल रही है, उसकी ब्रेकें लगाते हैं तब, तो उसको जो फ्रिक्शन लगेगी वो जल्दी रुक जाती है। अब वो कहता है ये तो बताओ ये सही बात है कि नहीं? शिप पे ब्रेक लगाने पर दूर जाके रुकेगा, कार पे ब्रेक लगाने पर थोड़ा जल्दी रुक जाएगी। बोलो ये असर्शन सही है या गलत है? जो बच्चे कहते हैं कि असर्शन सही है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो कहते हैं ये गलत है वो विक्ट्री का साइन बनाएंगे, दो फिंगर खड़े करेंगे। लोटस फर्स्ट, शाबाश, सबसे पहले फर्स्ट, करेक्ट, वेरी गुड, डाउन डाउन डाउन। लोटस विन, लोटस विंस, सनफ्लावर विंस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डैफोडिल कहां से? डैफोडिल विंस। रोज, रोज ने भी सही बताया, लेकिन थोड़ा लेट बताया दोनों ने, डैफोडिल और रोज ने। तो बच्चे कहेंगे सर ये बात सही कह रहा हूं। दूसरा उसका रीजन कह रहा है, फ्रिक्शन ऑन वाटर सरफेस इज मच लेस देन सॉलिड सरफेस। जो बच्चे कहते हैं रीजन सही है कि ये सॉलिड वर्सेस सॉलिड, रबड़ के टायर और सड़क में फ्रिक्शन ज्यादा है, पानी और लकड़ी के शिप में कम है, जो बच्चे कहते हैं कि ये बात सही कर रहा है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो कह रहे हैं रीजन गलत है वो डबल फिंगर। जल्दी करो मुकाबला। लोटस, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। रोज, सही है बच्चे, सही है। डैफोडिल और सनफ्लावर नहीं दे सके इस क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट आ गया लोटस, सेकंड आया रोज, डेफोडिल और सनफ्लावर, सॉरी बेटे आप नहीं दे पाए। तो इसका आंसर सही है। सॉलिड वर्सेस सॉलिड फ्रिक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड वर्सेस वाटर। लिख लो, सॉलिड के ऊपर अगर सॉलिड घिसरेगा तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। कब? जब सॉलिड वाटर लिक्विड के अक्रॉस घिसेगा, उसके मुकाबले।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 पे असर्शन रीजन। अगर सही होगा तो आप एक फिंगर खड़ी करोगे, गलत होगा तो दो फिंगर। सही होगा तो एक फिंगर, गलत होगा तो दो फिंगर। अब पहले में, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप टू द बॉडीज इन द फ्लूइड। कहता है जो फ्लूइड होते हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करा जा सकता है अगर फ्लूइड के अंदर चलने वाली जो बॉडी है उसकी शेप को सूटेबल बनाया जा सके। सबमरीन की एग्जांपल दी थी अभी अभी। लोटस, बहुत अच्छे रिस्पांस। रोज पता लग गया मेरे को। सनफ्लावर में रिस्पांस वीक है थोड़ा सा, और डैफोडिल में भी पता लग गया। तो सभी बच्चे याद रखना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अभी टीचर ने बताया था सबमरीन के केस में एरोडायनेमिक शेप, स्ट्रीमलाइन शेप, बहुत अच्छे। रीजन क्या कह रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। कह रहा है उसको आप, उस फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू लिक्विड जो होता है उसको ड्रैग बोलते हो। सही या गलत? बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ दो सेक्शन दे सके, लोटस और सनफ्लावर। नहीं नहीं, डैफोडिल ने भी दिया बेटे, तीनों का सही है। थोड़ा सा रोज नहीं दे पाया इसको। बेटे इसको ड्रैग भी बोलना है, इसका एक नाम और भी होता है, नोट कर लो, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, जब कोई लिक्विड में से, इसको एक और भी बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन रीजन। फिर से वही रूल है। असर्शन में बोलता है फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसिस इन कांटेक्ट। ये दो सर्फेसिस आपस में कौन से टच में है, लकड़ी कांच या फिर रबड़ लेदर, कौन से दो सर्फेसिस हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करता है नंबर 1, नहीं डिपेंड करता नंबर 2, दो फिंगर्स। बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, डैफोडिल फर्स्ट आ गया इस बार, डैफोडिल फर्स्ट। और सरप्राइजिंग, हाँ बाद में लोटस भी ठीक कर गया, रोज भी सही, बच्चे सब बाकी बाकी भी ठीक बता रहे हैं, लेकिन इस बार डैफोडिल फर्स्ट है। शाबाश। ये इस बॉडी की नेचर पर, दोनों नेचर कौन सी है डिपेंड करता है। रीजन देखें, रीजन क्या कह रहा है? फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द सर्फेसिस प्रेस टुगेदर। दोनों सर्फेसिस में आपस में कितने हार्डनेस से दबाया हुआ है, इस बात पे डिपेंड करता है। जल्दी बताओ, सही है कि नहीं? इस सरफेस ने इसको कितने ज्यादा प्रेशर से दबा रखा है उसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रिक्शन। नंबर 1, एक फिंगर खड़ी करोगे अगर रीजन को सही कह रहे हो। अगर आप इसको कह रहे हो सही तो आपको डबल फिंगर करनी पड़ेगी, अगर आप गलत कह रहे हो डबल फिंगर। शाबाश, जल्दी बताओ। लोटस पता लग गया, पता लग गया। डैफोडिल भी पता लग गया, दोनों का सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सनफ्लावर करेक्ट। रोज का गलत हो गया बच्चे, रोज का गलत हो गया। अभी अभी मैंने बताया था कि प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना प्रेशर ज्यादा होता है उतने इंटरलॉकिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसके बाद ग्राफ है, ग्राफ में ऑलरेडी आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ डन है हमारा। ओके, और 14 का मैं खुद से आंसर दे रहा हूं बस। One of the students felt that rope was slipping from his hand during the tug of war. The friction between the rope and the student's hand decreased. बिल्कुल सही, assertion भी सही है, इसका रीजन भी सही है, ये नोट कर लो, खुद से मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन बचा, वो आपने खुद करना है, वो है केस स्टडी। वैसे मैंने उसका भी आपको आंसर इनडायरेक्टली कराया हुआ है जब कॉन्सेप्ट समझाया। लुब्रिकेंट्स डालने से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है बच्चे। अगर हम उसमें ग्रीस डालेंगे तो मैकेनिकल पार्ट एक दूसरे के ऊपर घिसरते हैं, तो आवाज कम होएगी, घसर कम होएगी, हीट भी कम पैदा होएगी, हीट के रूप में एनर्जी वेस्ट कम होएगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन केस स्टडी में, व्हाई इश्यू रिलेटेड टू द मशीन नॉट कंप्लीटली वेनिश्ड।
इसलिए कि हम जितनी मर्जी ग्रीस लगा दें, मैकेनिकल पार्ट एक दूसरे के ऊपर घिसरेंगे, फ्रिक्शन को जीरो नहीं करा जा सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगी ही रहेगी। तो जिनको आज का लेक्चर समझ आया, वेव योर हैंड, वेव योर हैंड। अगर लेक्चर आज का समझ आया, बहुत अच्छे बेटे, अगली बार मिलते हैं। Me? No? Okay then. Write down. Algebraic expression में बेटे you should know कि हमारे पास जो भी हमारे पास expression होती है 3x square plus 5x minus 7. This is an algebraic expression. Then this is an algebraic expression 2y raised to power minus 2 minus 11. Algebraic expression. Then C part. एक और algebraic expression हमारी it could be like this: a raised to power minus 1 plus 1 by b plus 2 a. This is also an algebraic expression. One more, it could be like this: m raised to power minus 2 plus m raised to 1 plus n raised to power 2. This is also an expression. You know, when I'm writing the expression, मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम पावर कुछ भी ले रहे हैं, कभी पॉजिटिव ले रहे हैं, कभी नेगेटिव ले रहे हैं, कभी हम फ्रैक्शन ले रहे हैं वेरिएबल को, कभी हम उसकी पावर को भी हम फ्रैक्शन ले सकते हैं। यू नो, इट कुड बी 1/2 ऑल्सो। मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, n की पावर 1/2 भी हो सकती है यहाँ पे, 1/2। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि नंबर है, वेरिएबल है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है, दैट्स इट। एक्सप्रेशन एक रेडी होगी हमारे सामने, राइट। इफ वी राइट द पॉलिनोमियल देन वी हैव टू थिंक ऑफ, फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है इट शुड बी पॉजिटिव ओनली। ओके, सो इट कुड बी, आपके पास हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। सिंपली हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास पावर जो है वो सारी पॉजिटिव है। 2 is positive, 1 is positive, x means x raised to power 1, you know it, right? Any other example? Then 32 a square minus 30b plus 5. This is a polynomial. Polynomial के केस में मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। I'm going slowly, right? So polynomial is telling me what? Polynomial is telling me that power of a variable is always कैसी होनी चाहिए? Positive. When you see a polynomial, जब भी आप कोई expression देखती हो, अगर उसमें power of variable हमारी positive है, we call it a polynomial. But अगर कोई भी उसकी power है, then we call it, फिर उसको हम polynomial नहीं बोल सकते. That will be an algebraic expression. Right? This is the difference between that. Now in your chapter, heading is algebraic expression. Okay, algebraic expression की addition है, subtraction है, and sometimes you do multiply, binomial, bimonomial. तो you should know कि ये name क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक थिंग जो 7th क्लास में बताई जाती है, बिकॉज 7th में भी आपने चैप्टर किया है algebraic expression का। देयर आल्सो थिंग वाज दैट मोनोमियल, बाइनोमियल आपने वहां पढ़ा था 7th में। You should know the difference between these two, right?
I hope it is clear to everyone. I need not write anything about algebraic expression because हमारा power का जो है वो difference हो रहा है. यहाँ पे power हमेशा positive होती है, इसमें power could be anyone. ठीक है? Module is already with you. In 8th, you are doing generally addition and subtraction. Okay, let us do it. Start the module. Okay, first question is, in a school, okay, one thing more, beta, I want to tell you, कि whatever you have read about your numbers, कि what should be added to it, what should be subtracted from it, same thing आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो अभी. Same thing you are going to do now. Okay, the first question is, in a school, 8a square plus 4a plus 9 students were enrolled. Write down total students. Question number 1. Students कितने हैं आपके पास? अब ये नंबर नहीं है, ये एक्सप्रेशन है आपके पास. 8a square plus 4a plus 9. This is an expression. Total number of students आपके पास ये 2a square minus 9a plus 2 students were boys. How many are boys? इसको एक subjective question की तरह note down in the notebook. Boys were 2a square minus 9a plus 2. These were the boys. You have to find number of girls. Question is very simple. Question में तो कुछ भी नहीं है. Only thing is कि आप expression के बारे में कर रहे हो अभी. Right? Fine. So, what should be subtracted from what? ये आपके पास first है expression, ये second है. You have to think of कि 1 minus 2 होगा या फिर 2 minus 1 होगा. Who say 1 minus 2? हाथ खड़े करो बेटा. 1 minus 2. Very good. Very good. Hands down. Very good. Please start doing. You can do 8a square plus 4a plus 9. We have to put bracket here because this is a single thing. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. Minus number of boys. That will also be put in bracket. This is very important to put bracket क्योंकि आप एक consider कर रहे हो चीज कि ये total students हैं और ये number of students. तो जब भी बाहर negative का sign आता है bracket के बाहर, you have to put an arrow. It will remind you कि अंदर हमारे सारे sign change होने हैं. जब भी negative sign है bracket के बाहर, you have to change all the signs inside. Okay, open the bracket. Plus 9 minus 2a square plus 9a minus 2. तो first step आपका है open the bracket. Okay, first few questions आप मेरे साथ साथ ये step wise करो, उसके बाद you can do quickly also. एक दो step आप miss कर सकते हो, doesn't matter. जब आपको समझ आ जाएगी you can go fast. First step is to open the bracket. Please remember, put this arrow. It will remind you कि negative sign जो होता है वो अंदर वाले सारे numbers का sign change कर देता है. Minus वाले plus हो जाते हैं और plus वाला minus हो जाता है. Okay? So now you have opened the bracket. Next step is to combine like terms. Combine like terms. Please write it down. Combine like terms. Like terms कौन सी होती हैं? जो same variable हो and same power हो. 8a square minus 2a square. इकट्ठा कर दो इनको. Write it down together. 4a 9a. ठीक है, लिपसिंग करो, माउथ से बोलो, क्वाइटली. लिपसिंग करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी. नंबर, साइन, वेरिएबल. Similarly, next is 9 minus 2. 9 minus 2. We have written them closer to each other ताकि हमारा कोई टर्म मिस ना हो जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इसमें काउंट करो.
Count all the numbers 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपने 6 टर्म्स ऊपर से नीचे उतार ली हैं. You have not missed any. Now you can subtract them. Like terms हैं, उनको combine करो. 8 minus 2 6a square plus 4a plus 9a 13a plus 7. You can see here all are unlike terms. ये सारी की सारी unlike है. When you reach at unlike terms, you have to stop here. That will be your final answer. Okay, you can see which is matching. C option. C option is matching. You can tick mark in your module C option. लेकिन complete question आपको करना पड़ेगा notebook में. Okay, बेटा, take care. This was okay. Second question, what should be subtracted from one expression is given to you to obtain the other? What should be subtracted from? आपने lower classes में बेटा ये questions किए हुए हैं. What should be subtracted from 20 to get 15? What should be subtracted from 7 to get 6? ऐसे वाले questions आपने किए हुए हैं. Same thing you are going to do for the expressions. Okay. Question is, what should be subtracted from 3a square minus 4b square plus 5ab? This is first expression. What should be subtracted from here to get minus a square minus b square plus 6ab? पूरा का पूरा अभी आपके नंबर की जगह वहां पे अभी आपके पास एक्सप्रेशन है. What should be subtracted from first expression to get this final answer? तो आप क्या करने वाले हो इसमें? Yes, lotus section. Lotus section, कुलवीर. बेटे आओ आगे. What would you do? किसमें से क्या माइनस करना है? Okay, ये एक्सप्रेशन पूरी बोलने की जरूरत नहीं है. This is 1 and this is 2. You have to tell me क्या करना है. 1 and 2 को हमने क्या करना है? थोड़ा लाउडली बोलो बेटे माइक के पास आके. First instruction, second instruction, 1 minus 2. Will you do like this? It will be equal to your bracket. ये जो bracket है, देखो बेटा ये वाली आपके पास 2 है. तो 1 में से हमने 2 को माइनस किया, इसको उठा के इधर ले आएंगे और जो हमारे पास अननोन है, it will go on the other side. Okay, sit down बेटा. Good. We will do 1 minus 2 and this bracket which is unknown to us, it will transfer to the other side, equal के उधर जाएगा and its sign will be changed. Okay, start doing. This is subtraction. Okay, very good. Do it yourself. This is a good practice for you. आपको बहुत अच्छा चांस मिला है मेरे साथ साथ करने का. आप स्टार्ट करो, then you can check from the board. जहां पे गलती है उसको ठीक कर लेना. Okay. Take challenge to do new questions. When you try at home, in the classroom, new questions or at home, you become fearless. Exam में फिर कैसा भी question आ जाए, you will be able to do. Very good. Hint I have already given to you. Do it yourself, then you can check from the board. ठीक कर रही हो या नहीं? Don't see in each other's notebook. अपने आप करो और बोर्ड से चेक कर लो.
डोंट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, अपने आप करो, चेक करते रहो। आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली, आप लोग इसको लाइक टर्म्स को कंबाइन करके करो। Try to put bracket also every time so that you come to know clearly कि हमने ये आंसर निकाला है। Who have reached here? Who have found? Very good. तो आपकी ऑप्शन बेटा सी ऑप्शन मैच कर रही है आपके क्वेश्चन में, राइट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 4a square minus 3b square minus eb. It is clear. Anything you want to ask, beta? It was simple question. Addition, subtraction is simple for you. Okay, I know you'll be able to do such questions. Let us do next one. Question number 3. The expression which is given to you on simplification gives. On simplification, जब वो इसको simplify करेंगे, expression is given to you. Note down in the notebook first of all. X minus y in neat handwriting. X minus y 2x plus y plus x plus 2y and y minus x. Okay. Neat handwriting में दूर दूर करके nicely उसको लिखो so that everything should be visible to you. You have to simplify it. You have to simplify. You have to solve. Simplify आ जाए आपको, solve आ जाए, या फिर आपको आ सकता है find the value. You know, आपके पास क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं ना, ये भी हो सकता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं. If they ask you solve this expression या फिर simplify this expression या फिर find the value of this expression, they all have the same meaning. In different books you see like this, so you come to know किसको हमने करना क्या है. Now you see here, this is ये जो expression यहाँ पे लिखी है, brackets जो लिखी हुई है, okay, तो आपको उसको simplify करना है. अब simplify करना है तो you think of it as a number. जैसे आपके पास numbers होते थे ना, जैसे आपके पास मान लो लिखा हुआ है कि 3 into 4 plus 10 into आपके पास है यहाँ पे -7. इनको कैसे सिंप्लीफाई करते थे छोटी क्लासेस में? व्हाट डू यू डू? पहले एडिशन करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो इन सच क्वेश्चंस? हु से मल्टीप्लिकेशन? रेशो हैंड. यस, यू नो इट. फर्स्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. प्लीज स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. यहाँ पे बाइनोमियल है, बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है, प्लीज रिमेंबर. ओके, तो आपको क्या करना है? x इंटू 2x प्लस वाई, पहले जो एक टर्म है वो उससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस y इंटू 2x प्लस वाई. बी केयरफुल. आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट आ रही है, इट इज दिस वन. हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है कि जो आपके पास x है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर y पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. यू आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसमें बाहर वाला नंबर अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है. रिकॉल करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या सीखा था आपने 6th में 7th में? सेम थिंग यू आर अप्लाइंग हियर. किसी को डाउट है फर्स्ट ब्रैकेट में? यू कैन आस्क मी, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी आपको एक्सप्रेशन लिखनी है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटा. जो फर्स्ट ब्रैकेट की हमारे एक एक लेटर है वो हमने पूरी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. पहले x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इट शुड बी x हियर, फिर हमने माइनस y को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द अदर. दो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे,
तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस x से, एंड देन 2y will be multiplied by y minus x. Be careful, this step is very, very important. You are applying distributive property. Anybody has doubt, please stand and ask how it has come. Very important step, put star over here. यहाँ पे गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन जाएगा आपका. Please, please remember. किसी को डाउट है या आगे चले बेटा? It is clear? Fine. Let us open the bracket now. Let us open the small bracket क्योंकि हम multiply कर रहे हैं. So what we'll get? 2x square plus xy minus 2xy minus y square. Let me remove this bracket now. We can remove this bracket side by side. Can you write it like this? 2x square plus xy minus 2xy minus y square. We have erased the small bracket. We have solved it and we need not put it now. Okay, बाहर negative sign था. All the signs have changed inside. So it has become minus 2xy and minus y square. Please remember, whether you write 2yx or you write 2xy, एक ही बात है. Okay, you need not cut it. कि yx लिखा है तो उसको काट के xy कर लो. They are represent the same thing. Same here, xy minus x square plus 2y square minus 2yx. What we are doing? We are opening the small bracket. Now tell me what to do. This is addition of two expressions. ठीक है, सिंपली एडिशन है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो xy वाली टर्म ये दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं. इनको सॉल्व कर लो ब्रैकेट में. What is xy minus 2xy? xy minus 2xy सॉल्व करोगे इसको पहले. Yes, A section. Daffodil, Harjot Singh. Please tell me, beta. What are you getting? xy minus 2xy क्या आएगा? इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो. Now you are using integers, beta. xy minus 2xy. Put on mic. Can you tell me xy minus 2xy क्या होता है? बोलो बोलो. तो एक्चुअली ये क्या चीज है बेटा? इट इज 1 minus 2 xy. ये क्या चीज है? 1 minus 2 है ना ये एक्चुअली. दोनों के पास सेम वेरिएबल है. xy हमने कॉमन बाहर निकाल लिया. दिस इज 1, इसके साथ 1 लिखा हुआ है. अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आती है तो इसको 1 लिख लिया करो अपने आप. प्लीज माइंड इट बेटा. अगर ओनली x लिखा हुआ है इसका मतलब है 1x है वो. ओके, तो यहाँ पे 1 minus 2 क्या होता है? What is 1 minus 2? क्या आना चाहिए यहाँ पे? Okay. Any other child from Daffodil section? First child, middle row. अब बैठो बेटा, ध्यान से सुनो. I will call you once more. First child, middle row, Daffodil section. Yes, very good. उठ के आओ. सिर्फ इसके बारे में बताओ. अभी हम बाकी बाद में करेंगे. minus xy. Minus xy. That is minus 1 xy.
वेरी गुड. 1 minus 2, you know it, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, और साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर वाला. वेरी गुड. It will be minus xy actually. You can write it as minus xy. Very good. Sit down. Please remember बेटा, this is very very important step. इसके लिए आपको इंटीजर की प्लस और माइनस पता होनी चाहिए. ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों को आप माइनस कर रहे हो. 2 minus 1 करके 1 आया, और साइन कौन सा आएगा? बिगर नंबर वाला. That's why you are getting minus xy. Okay, so I'm cleaning over here. You have to do this mentally or in the rough work. Okay, यहाँ पे you can write the answer 2x square minus xy minus y square, first bracket. Similarly, second bracket में आपके पास फिर से ये xy है, so you can write it as minus x square plus 2y square minus yx. Minus yx लिखो या xy लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Both are same. Okay, कई बच्चों ने xy लिखा होगा, कईयों ने yx लिखा होगा. They are same. Now you see, यहाँ पे भी unlike terms है, यहाँ भी unlike terms है. Now open the whole bracket. Bigger bracket को खोल सकते हो. 2x square minus xy minus y square. मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से कर रही हूँ ताकि आप हर एक चीज आपको समझ आ जाए. माइनस yx. जस्ट हमने ओपन किया ब्रैकेट और कुछ नहीं किया. एट ए टाइम एक काम को करना है. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर लाइक टर्म से फिर आपकी लाइक टर्म्स हो रही हैं. 2x square minus x square, 2x square minus x square. You are finding problem in this addition and subtraction में, है ना? sunflower section बेटा, जानगी सिंह. sunflower section, जानगी सिंह आगे आओ बेटा. You are looking here and there. नहीं है क्या वहां पे? ओके, हरगुन कौर, हरगुनरीत कौर, sunflower section. Yes बेटी, प्लीज आगे आओ. Can you tell me what is the final answer? Plus minus मेरे को ये I want to hear from you. How are you adding and subtracting? माइक ऑन करके बताओ मेरे को. 2x square कंबाइन करके बताओ लाइक टर्म्स को. यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है. क्या आएगा बेटा? 2x square minus x square. व्हाट इज दैट? आप लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हो. ओके फाइन, देन आगे बोलो. Minus xy y minus yx. वेरी गुड. माइनस yx. बेटा कीप सिटिंग, वी आर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन. यस, आगे बेटा. Minus y square प्लस 2y स्क्वायर. वेरी गुड. अब आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया. आगे किया आपने स्टेप. 1x x स्क्वायर xy माइनस 2yx प्लस y स्क्वायर. अब बैठो. सिट डाउन बेटा. प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने ये स्टेप कर लिया लास्ट वाला. Who have reached till here? Very good, very good. Many children have done. मैंने आपको काफी टाइम दिया है ये सॉल्व करने के लिए. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. आपके पास ये आइडेंटिटी बन रही है x माइनस y होल स्क्वायर. Have you done identities in class बेटा? Yes. Yes. Okay, then you can recognize कि x minus y whole square की identity जो है that is x square minus 2yx plus y square. So your option is matching with यहाँ पे आपके B option is matching, right? So this last question, please revise till here. Okay, see you to next time. I wish you all the best.